आपके सामने जो अधेड़ पुरुष लोहे के गेट से टकरा रहा है, जमीन पर लौट रहा है और एक 18-20 साल की बच्ची उस व्यक्ति को संभालने की कोशिश कर रही है, खुद भी रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, रहम की भीख मांग रही है। इस दृश्य को देखकर आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है, ये कोई मिर्गी का दौरा वाला तो नहीं है। जी नहीं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो शरीर के भीतर से निकली हो। ये अमृतकाल की वो मिर्गी का दौरा है जो कभी भी किसी को भी लपेट सकता है, हमको, आपको, सबको। सरकारी निकम्मेपन से करोड़ों लोग आए दिन न जाने कौन कौन सी समस्याएं झेलते हैं। कभी नीट पेपर लीक के कारण देश भर के लाखों छात्र और उनके करोड़ों परिजन कितनी प्रताड़ना से नहीं गुजरे, मगर जिनकी गलती थी उन्हें सजा मिले न मिले, आप यदि 1 मिनट की भी देरी कर दें तो आपको सजा मिलनी निश्चित है, क्योंकि आप आम आदमी हैं। ये पिता जो जमीन पे लोट लोट के अपनी आत्मा से रो रहे हैं, ये अपनी बेटी के भविष्य के लिए रो रहे हैं। एक पिता जो रोजाना 300 रुपए कमाते हैं, बेटी की पढ़ाई के लिए कर्जा लेता है, किस्त पर मोटरसाइकिल खरीदता है और 70 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर पर अपनी बेटी को लेकर जाता है। हाड़ तोड़ कमाई से अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाने का सपना देखता है। यही इस पिता का सबसे बड़ा पाप है। रास्ते में बारिश होती है, मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाती है, बिटिया मात्र 2 मिनट की देरी से एग्जाम सेंटर पर पहुंचती है और गेट बंद कर दिया जाता है। एंट्री नहीं मिलती है। एग्जाम हॉल में एंट्री पाने के लिए बाप बेटी बिलखते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मगर स्कूल प्रशासन का कलेजा नहीं पसीजा। यही है असली भारत। ये पिता बार बार रोते चिल्लाते हुए पूछ रहे हैं कि जब पेपर आउट करवाया गया, जब पेपर लीक हुआ, तब किसकी गलती थी? पेपर आउट क्यों हुआ? पिछली बार तो ये लेट से नहीं पहुंचे थे। 2 मिनट की देरी के कारण इन्हें परीक्षा देने से रोका जा रहा है। यानी 2 मिनट की देरी और 1 साल का खात्मा। और अगले साल भी न जाने परिवार की स्थितियां कैसी होंगी। रोजाना 300 रुपया कमाने वाला अपने बच्चों को कितना लंबा पढ़ा सकता है, कितनी तैयारी करवा सकता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब समाज मर जाता है, सड़ जाता है, तो ऐसी चीजें सामान्य हो जाती हैं। उसी परीक्षा सेंटर के बाहर सैकड़ों लोग मौजूद रहे होंगे। सबने तमाशा देखा, वीडियो बनाया बाप बेटी के रोने बिलखने का, लेकिन शायद ही गिने चुने लोगों ने इनके पक्ष में आवाज उठाई होगी, क्योंकि ज्यादातर के बच्चे स्कूल में एंट्री पा चुके होंगे। तो उन्हें लगा होगा कि हमारा तो गया, इनका नहीं गया तो क्या हुआ, अच्छा ही है कंपटीशन कम हुआ। और यही तो इस देश की बीमारी बन चुकी है। जब तक बात हम पर नहीं आ जाती, हम नहीं बोलते, अपना मुंह नहीं खोलते। तो आइए आज अपने विश्वगुरु के 12 साल का एक और रिकॉर्ड खंगालते हैं। दरअसल रिकॉर्ड एक नहीं 2 है। एक है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कि कैसे बहुत सारी चीजों को चौपटानंद कर दिया गया, और दूसरा है कि कैसे इस दौर में नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर लिया। क्योंकि दुनिया में आप किसी से भी पूछें कि आपके लिए सबसे प्यारा कौन है, तो ज्यादातर लोग अपने माँ बाप से पहले अपने बच्चों का नाम लेते हैं। लेकिन यदि कोई तीसरा शख्स ऐसा आ जाए जिससे कोई डायरेक्ट रिलेशन भी न हो, फिर भी माँ बाप अपने बच्चों को दुत्कार के उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे, उसके अंधभक्त हो जाएं, तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देश के लिए चाहे जितना बड़ा नुकसान ये बना हो, लेकिन अपने विश्वगुरु ने इतना तो कर दिया। दरअसल दिल्ली से इस बिटिया की वीडियो वायरल है और इसमें इन्होंने जो बताया है ये वही है जो मैं साल 2022 से लगातार कह रहा हूँ और सैकड़ों बार मैंने दोहराया। सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। उधर कांग्रेस के जवानों ने भी देश भर में गुजराती जोड़ी की दुर्व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपने विश्वगुरु और कुछ लोगों के लिए जो भगवान है, उन्होंने जो व्यक्तिगत हासिल किया है उसको समझिए। हालांकि ये व्यक्तिगत हासिल पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, मनगढ़ंत कहानियों यानी गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर बनाया गया है, मगर फिर भी इसका अस्तित्व है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दों का समर्थन करते हुए ज्योति नाम की एक लड़की पहुंचती है और इनका कहना है कि हमारे माँ बाप मानते हैं कि मोदी भगवान है, मोदी गवर्नमेंट ने देश में बहुत कुछ प्रोग्रेसिव कर दिया है, हमें अपने माँ बाप से ही बहस करनी पड़ती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन माँ बाप मानने को तैयार नहीं होते और इसका कारण ज्योति बता रही है कि माँ बाप जब रात में ड्यूटी से आते हैं तो टीवी पर वही गोदी मीडिया का 9 से 10 वाला मुर्गा लड़ाई देखते हैं। गोदी मीडिया दिन रात या तो हिंदू मुस्लिम करता है या फिर नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप में फ्रेम कर देता है और इसे ही देख देख के माँ बाप ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करते हैं। ज्योति ये भी कह रही है कि बेशक हमारे माँ बाप के पास न तो अच्छी सेविंग है, न तो घर कायदे से चल पा रहा है, न शिक्षा की व्यवस्था सही है, कुछ भी नहीं है,
लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये ठूस दिया गया है, बस गया है कि मोदी भगवान है। जब हम पलट के पूछते हैं कि बताइए मोदी जी ने क्या अच्छा कर दिया, तो माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं होता, बस इतना रट लिए हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मंदिर के नाम पर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि रोड बना रहे हैं, लेकिन जब हम उसी रोड के बारे में पूछते हैं कि देखिए रोडवा टूट गई, तो माँ बाप कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें मोदी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो बना दिया ना, उनका काम था बनाना, बाकी लोगों ने तोड़ दिया। ज्योति नाम की ये लड़की देश भर के अभिभावकों से, माँ बाप से अपील कर रही है कि वोट दीजिए तो अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोच कर वोट दीजिए, क्योंकि भविष्य में आने वाले वक्त में हम लोग आपके इस वोट के कारण सफर करेंगे, झेलेंगे। और आज जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये भी आप लोगों के वोट के कारण ही है। 23 साल की ज्योति से जब पूछा गया कि आगे भी इस तरह का प्रोटेस्ट होगा तो आप आएंगी, तो इनका जवाब था कि बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आगे हमें ही झेलना है। इन्होंने एक बात और कहा कि माँ बाप कहते हैं कि मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है और हम सबके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें अपना परिवार मान के करते हैं। अब सवाल यह है कि परिवार क्यों नहीं है? किसने कहा था कि पत्नी को छोड़ दीजिए? किसने कहा था कि बच्चे पैदा मत करिए? और कौन ये कहता है कि देश या समाज के लिए कुछ करने की खातिर पत्नी को अधर में छोड़ना जरूरी होता है, बिना औलाद रहना जरूरी होता है? बहुत पुराना इतिहास मत देखिए, यदि हम गांधी, नेहरू, पटेल से ही शुरुआत करें तो भी तमाम धुरंधरों ने विवाह किया, पत्नी थी, कई बच्चे थे, सबके साथ रहते हुए इन लोगों ने देश के लिए जितना कर दिया, परिवार होने के बाद भी बड़े बड़े गोदी मीडिया के विश्वगुरु सपने में भी नहीं सोच सकते। और जो ये दावा करते हैं कि देश के लिए परिवार नहीं बनाया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी को अधर में छोड़ दिया, उन्होंने देश का क्या किया है वो भी देख लीजिए। खाली अर्थव्यवस्था सेक्टर की कुछ चीज़ों को, मोटी मोटी चीज़ों को लेकर आया हूँ, कायदे से निहार लीजिए। मगर उससे पहले आपको याद दिला दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर ज्योति जो बता रही हैं, ये चीज़ें मैंने ऑन ग्राउंड जाके देखा है, दिखाया है। एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान वाराणसी के एक विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में मैं गया था। वहां शाम के वक्त में खेत में एक परिवार काम कर रहा था, जिसमें माता पिता और 2 बेटे थे, दोनों जवान बेटे थे। मैंने पिता से बात किया, चुनावी चर्चा हुई। पिता एकदम बम थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, बाकी सब लुटेरे हैं, परिवारवादी हैं, चोट्टा है। मैंने बेटों से सरकार के बारे में पूछा, रिपोर्ट कार्ड मांगा, तो वहां उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कहा कि नहीं हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप पिताजी से ही बात करिए। लेकिन चौंकाने वाली घटना तब हुई जब हम और हमारे कैमरामैन वापस आने लगे। जैसे ही हम लोग अपने वाहन के पास पहुंचे, दोनों बेटे पिता से नजर छुपाते हुए भागते हुए हमारे पास आए, हमें विदाई देने के बहाने, और कहते हैं कि देखिए पापा के सामने हम लोग नहीं बोले, लेकिन भाजपाई सिस्टम ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है। वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भर्तियों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा कि यही बात पिता के सामने क्यों नहीं बोला? पिता हैं आपके? तो कहने लगे कि घर से निकलवाना चाहते हैं क्या? हमारे पिता मोदी योगी के इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी बुराई कर दिया तो हमें घर से निकाल देंगे, लेकिन बुराई नहीं सुन पाएंगे, सवाल नहीं सुन पाएंगे, आलोचना नहीं सुन पाएंगे। अब आप सोचिए कि एक पिता के लिए अपने बच्चों और उनके भविष्य से ज़्यादा कुछ नेता प्यारे और दुलारे हो गए, वो भी झूठ के आधार पर, हवाई मुद्दों पर, गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। अच्छा, उन युवाओं ने यह भी कहा कि इन सब के पीछे गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक वही बात जो आज ज्योति जंतर मंतर से बोल रही है। ये कहानी एक जगह नहीं, मुझे कई जगह देखने को, सुनने को मिली है। अपने विश्वगुरु ने गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को इस कदर अंधभक्त बनाया कि लोग बेहद करीबी रिश्तों को भी तोड़कर इनके पीछे दौड़ पड़े हैं। बहुत बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि है ये, भले ही समाज और देश के लिए चाहे जितनी नुकसानदायक हो। और इसी अंधभक्ति और ज़ॉम्बी क्रिएशन के पीछे देश की अर्थव्यवस्था का पिछले 12 सालों में क्या हुआ है, जरा उसको भी देख लीजिए। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत का माल व्यापार घाटा बहुत बढ़ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का ट्रेड डेफिसिट जीडीपी के 8.34% हो गया है, जबकि जब नरेंद्र मोदी की सत्ता आई थी, यानी फाइनेंशियल ईयर 2015 के बाद, ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी भारत विदेशों से माल बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, बदले में बहुत कम बेच पा रहा है। यानी हमारा सामान दुनिया के मार्केट में टिक नहीं पा रहा है, हमारे व्यापारी टिक नहीं पा रहे हैं। भारत का निर्यात दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है, आयात बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2026 में एक्सपोर्ट्स जीडीपी का 11% के आसपास रह गया, जो कि इस दशक का सबसे निचला स्तर है। वहीं इंपोर्ट जीडीपी का 19% से भी ज्यादा हो गया है, जो कि 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। यह रिपोर्ट बताती है कि माल व्यापार घाटा बढ़ने के बाद भी चालू खाते का घाटा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट्स यानी सेवा निर्यात लगातार बढ़ा है। यानी हम सेवा निर्यात कर पा रहे हैं,
सामान निर्यात नहीं कर पा रहे, गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। आसान भाषा में आईटी, बिजनेस, सर्विस और दूसरी सेवाओं से भारत को डॉलर मिलता रहा है। यही कारण है कि चालू खाते का घाटा थोड़ा सा संभल रहा है। साल 2026 में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने भारत में खूब पैसा भेजा है और इसमें करीब 29% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने वाली है कि भारत छोड़कर लोग विदेशों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है नौकरी में, इसलिए विदेशों में जा रहे हैं। यानी उनकी आपदा में कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ अवसर मिल रहा है। ये दशक की सबसे बड़ी राहत है जब विदेशों से हमारे कमाने वालों ने बढ़िया पैसा यानी डॉलर भेजा है। यही पैसा भारत के बाहरी खातों को संभालने में बड़ा सहारा बना है। और आप जब पता लगाएंगे तो मिलेगा कि ज़्यादातर भारतीय इस्लामिक देशों में काम करते हैं और भाजपाई सिस्टम क्या माहौल बनाता है, उसे इस्लाम के खिलाफ, उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। सोचिए कि जिस विदेशी कमाई के भरोसे अर्थव्यवस्था मुंह दिखाने लायक बची है, उसी को ये लोग किस कदर संकट में आए दिन डालते हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि इस वर्ष में नेट एफडीआई जीडीपी का सिर्फ 0.17% रहा है। 0.17%। इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियों से आने वाला लॉन्ग टर्म का शुद्ध निवेश पहले जैसा मजबूत बिल्कुल नहीं रहा, बेहद कमजोर हो चुका है। विदेशी लोग अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं। इसी वित्त वर्ष में $15 बिलियन से भी ज्यादा विदेशी लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया भारत के बाजार से। और इसका कारण है भारत के बाजार पर उन्हें भरोसा नहीं, यहाँ की सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं। सरकार किस तरीके से कुछ सेठों के सामने लोटी हुई नजर आती है, ये हम सबके सामने है। एक सेठ को आगे बढ़ाने के लिए बाकी सेठों को कुचल दिया जाता है, उन पर फर्जी मुकदमे करके, जांच एजेंसियां भेज के, डरा के, धमका के, जेल में डाल के एक सेठ को आगे बढ़ाया जाता है। रिपोर्ट बता रही है कि नेट एफडीआई कमजोर और एफपीआई आउटफ्लो की वजह से इस वित्त वर्ष में पिछले एक दशक में पहली बार नेट कैपिटल आउटफ्लो की स्थिति बनी है। यानी विदेशी पूंजी भारत में आने से ज्यादा बाहर जाती हुई दिख रही है। और तो और भारतीय लोग भी विदेशों में बहुत ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी एक तो विदेशी लोग अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं, दूसरा भारतीय भी भारत में निवेश करने की बजाय विदेशों में निवेश कर रहे हैं। भारतीयों का विदेशों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वित्त वर्ष में $33.84 बिलियन पहुंच चुका है। सोचिए 33.84, मोटा मोटी $34 बिलियन पहुंच चुका है, जो कि साल 2024 के मुकाबले दोगुना बताया जा रहा है। यह रिपोर्ट बताती है कि इस वित्त वर्ष में कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को संभालने के लिए फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार से $23.5 बिलियन निकालना पड़ा है। यानी ये भी इस दशक का सबसे ज्यादा रिजर्व डिप्लीशन है। विदेशी मुद्रा भंडार घटने से इंपोर्ट कवर में गिरावट आई है। यानी कितने दिन तक हम विदेशी माल खरीद सकते हैं, इसमें गिरावट आई, हमारी क्षमता में गिरावट आई है। साल 2026 में रुपया वार्षिक औसत दर 88.13 प्रति डॉलर हो गया है। यानी इस वर्ष रुपया 4.41% कमजोर हुआ है। 2015 में यही रुपया डॉलर के मुकाबले 61.14 था। आज ये 94-95 तक पहुंच गया है। 96 का आंकड़ा भी छू चुका था पिछले दिनों। तो समझने वाली बात यह है कि देश के जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होता हुआ न देख पा रहे हैं, किसी को भगवान समझ बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अपना परिवार छोड़ दिया, हमारे लिए काम कर रहा है, तो उनके काम का परिणाम भी देख लीजिए। यदि काम आपके लिए है तो फिर आपने पिछले कुछ सालों में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, बताइए कितनी बचत है आपकी। जबकि देश भर में बीजेपी आरएसएस की 5 स्टार टाइप की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तन के खड़ी हैं, हजारों करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खड़ी हैं। ये काम आपके लिए है या फिर अपने लिए है? आप देखिए कि क्रूड ऑयल की कीमत $77-78 प्रति बैरल तक आ चुकी है। यानी कहां तो 110 के आसपास पहुंच गई थी, अब उसमें लगभग $30 प्रति बैरल की गिरावट आ चुकी है। लेकिन आपको डीजल पेट्रोल सस्ता कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोनो ठिकाना नहीं है। इतना सारा तामझाम करने के बाद भी कि सेना के हेलीकॉप्टर से पेपर आएगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, पता चल रहा है कि परीक्षा फिर भी साफ सुथरी नहीं हो पाई। री एग्जाम में भी बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, नकली कैंडिडेट बनकर आए कई डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट, 9 की हुई गिरफ्तारी। इसी बीच कांग्रेस के यूथ विंग ने बड़ा ऐलान किया है। आईओआईसी और एनएसयूआई ने 25 जून से 9 अगस्त 2026 तक एक कैंपेन चलाने की घोषणा किया है, जिसके आखिर में 9 अगस्त को 2026 को दिल्ली चलो रैली होगी। इस कैंपेन में 3 प्रमुख मांगे रखी जाएंगी। एग्जामिनेशन सिस्टम का रीअसेसमेंट, यानी कहां क्या गलती है, कहां सुधार की जरूरत है। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा और पेपर लीक माफिया के साथ लिंक की जांच करना, यानी एजुकेशन मिनिस्टर का पेपर लीक करने वालों के साथ क्या संबंध है। और तीसरा है रिक्रूटमेंट कैलेंडर को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, यानी पूरे सिस्टम में सुधार की मांग कांग्रेस के युवा करने जा रहे हैं, वो भी सड़क पे। बाकी देखते जाइए, जब बिगाड़ करने पर इनाम मिलता हो तो उस दौर में, उस अमृतकाल में सुधार की गुंजाइश कितनी है, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी भाजपा सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं। और गलती से भी अगर कोई इस्तीफा हो भी तो जिसका इस्तीफा लिया जाता है उसको और बड़ा इनाम मिलता है।
तो देखा आपने, गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दम पर हुजूर ने किस कदर खुद को भक्तों की नज़र में भगवान बता दिया है, बना दिया है, और इस कदर भगवान बना दिया है कि उनके अपने बच्चे भी बेगाने नजर आने लगे हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? आपका क्या अनुभव है? क्या आपने भी ये महसूस किया कि अंधभक्ति ने निजी रिश्तों को खराब किया है? तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।